तो दोस्तों, तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष साक्ष्य की बात करते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 60 तथा नए वाले कानून के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 में यह स्पष्ट किया गया है कि मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होने चाहिए। हर परिस्थिति में मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष होना चाहिए। और अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया जाने वाला साक्ष्य जो कि उसने स्वयं देखा हो या स्वयं उसने सुना हो या स्वयं अनुभव किया हो, वह प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी में आता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर अ नामक व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने ब नामक व्यक्ति की हत्या की है और स द्वारा ऐसा साक्ष्य दिया जाता है कि उसने अ को ब के घर में चोरी करते हुए देखा था, तो यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का उदाहरण है। ऐसे ही संदीप राय का एक केस है जिसमें यह कहा गया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य देने के लिए व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाला और कैलिबर वाला होना अपेक्षित किया गया है। और प्रत्यक्ष साक्ष्य सदैव अकाट्य होने चाहिए, जिसमें मतलब जैसे कोई संदेह ना हो, जिसको देखते ही समझ में आ जाए कि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है और जिससे समस्याओं का मतलब जो भी अपराध या जो भी समस्या है उसका अकाट्य निष्कर्ष निकलता हो। दूसरे नंबर पे आता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की जब बात करते हैं तो जब तथ्यों को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, तो हम ऐसी परिस्थितियों का सहारा लेते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हैं जो उस अपराध के निष्कर्ष तक हमें पहुंचाती है। तो जो हम ये अवलोकन करते हैं कि इन इन परिस्थितियों में अपराध हुआ होगा, तो वो परिस्थितियां परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में आती है। इनका संबंध अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से उस अपराध से नहीं होता है, लेकिन वे परिस्थितियां इस प्रकार ही बयां करती हैं कि यह अपराध घटित हुआ होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गबन के आरोपी द्वारा आरोपी का फरार हो जाना। अगर किसी व्यक्ति पे गबन का आरोप लगाया गया है और वह फरार हो जाता है, तो वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसमें एक केस ला है रमेश बनाम स्टेट, जो कि 2014 का मामला है, जिसमें कहा गया कि अभियुक्त व्यक्ति ने एक लड़की को मिल के पीछे मिलने के लिए बुलाया और उसी दिन से वो लड़की गायब थी और नेक्स्ट दिन उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। तो अभियुक्त द्वारा उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया जाना और अपनी संस्वीकृति में कही गई साल की बात को साल को बरामद किया जाना परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उदाहरण है। लेकिन अब इसमें बहुतायत में प्रश्न यह उठता है कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस सबूत का अंतर होता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य वाला व्यक्ति तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से सबूत दे देता है, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाला व्यक्ति बस परिस्थितियों को रखता है जिससे हम उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि वहां अपराध हुआ होगा। और अभी हाल की बात करें तो न्यायालय ने बहुतायत निर्णयों में अब यह मामले में मतलब जैसे कह दिया है या अपना मत व्यक्त कर दिया है कि जी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य में हम किसी व्यक्ति को अभियुक्त करार दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक परंतु उसने मेंशन कर दिया है कि आप किसी व्यक्ति को अभियुक्त तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कर सकते हैं, परंतु आपको उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य बहुत ही कमजोर भी होते हैं, उनमें उचित सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी उचित सावधानियां हैं जिनको मतलब बरत के एक अच्छे एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है या दूसरे को दोषी ठहराया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला आता है, दोषी व्यक्ति को जो भी परिस्थितियां उसमें दी गई हैं वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, मतलब वो संदेह से परे होना चाहिए। जो भी परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं वो बिल्कुल संदेह से परे होने चाहिए, उसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करें तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य का निष्कर्ष जो होना चाहिए वो अकाट्य होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी किंतु या परंतु ना हो। अगर एक सामान्य चित्त वाला व्यक्ति भी देखे तो वो भी स्पष्ट कर ले कि यही व्यक्ति अभियुक्त होगा, दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तीसरा सावधानी यह हो सकती है कि अगर किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से दो मत आते हो तो हमेशा उस मत को स्वीकार करना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। चौथे सावधानी की बात करें तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य
अभियुक्त द्वारा सुझाई गई, मतलब अभियुक्त ने अपने पक्ष में जितनी भी बातें की गई हैं उनकी परिकल्पनाओं को खंडित करता हो। पांचवे की बात करते हैं तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जितना किसी अभियुक्त के प्रतिकूलता के लिए सुसंगत है या ग्राह्य है, उतना ही उसके पक्ष में भी ग्राह्य होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए परिस्थिति जन्य साक्ष्यों का सहारा लेते हैं तो उतना ही उस परिस्थिति जन्य साक्ष्य का उसको बचाने के लिए भी लिया जा सकता है। अब इसमें एक केस है जगरूप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। माफ करिएगा, थोड़ा मेरे को केस ला याद नहीं है, इसलिए बार बार मैं केस ला देखने के लिए नीचे देख लेता हूँ, क्योंकि केस ला मैंने मेंशन किया है कॉपी में। तो जगरूप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य की ग्राह्यता उसके घटनाओं के चेन पर, मतलब घटनाओं की जो श्रृंखला है उस पर निर्भर करती है। अगर घटनाओं की श्रृंखला नहीं टूटती है तो वह ग्राह्य है। और सेकंड बोलता है कि वो जो श्रृंखलाएं हैं, संगली बनाम तमिलनाडु के मामले में वो संख्या जो श्रृंखलाएं हैं वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, मतलब जो संदेह से परे होना चाहिए। और लास्ट में परिस्थिति जन्य साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर एक फेमस मतलब सूत्र भी है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है। मतलब हो सकता है कि परिस्थिति प्रत्यक्ष साक्ष्य बना के बोला गया हो या बनाया गया हो, मतलब मनुष्य झूठ बोल सकता है, किंतु एक उचित और सावधानी पूर्वक ली गई परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। मतलब परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं, अगर वो परिस्थिति रियल है तो वो परिस्थिति झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद।